me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. हेलो कैसे हो आप सभी। मैं जानता हूँ कि काफ़ी बड़ा गैप आ चुका है। मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गॉड्स और डीमन इन दोनों की ही बैटल को। ये बैटल आगे बढ़ चुकी थी। सारे ही गॉड्स और सारे ही डीमंस ये दोनों एक दूसरे से बस भिड़ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा दंगा चल रहा था जिसके अंदर हर किसी के जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। हमने इस लड़ाई में काफ़ी सारी अलग चीज़ों को मिस कर दिया है, पर यहाँ पर हम देखते हैं गोकू और ब्रोली को। इस पॉइंट पे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और अपनी 100% पावर्स के अंदर है। गोकू के इस पॉइंट पर हम देख पाते हैं कि उसके चेस्ट में एक छेद है। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली की तरफ देखता है और कहता है, देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है कि हम हमारे मास्टर से और यहाँ पर सुप्रीम गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ग्रैंड प्रीस्ट अगर अपने सील को निकाल देंगे तब वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे और वो हर किसी को हरा देंगे, पर ऐसा नहीं है। वो हमसे भी वीक निकले। इस पॉइंट पर ब्रोली हमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने 100% पर है, पर वो अपनी 100% पर होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि अब ब्रोली काफ़ी अच्छे से जान चुका है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल डीमंस है कि उन डीमंस ने ब्रोली की पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। ब्रोली उन सभी को मारने में तो कामयाब हो गया था, पर अब आगे का सफ़र उसके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। ब्रोली इस चीज़ को जानता है। वो गोकू से कहता है, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर इन सारी चीज़ों को हमें ही संभालना चाहिए। और यहाँ पर ब्रोली और गोकू ये दोनों ही डीमंस की पूरी आर्मी की तरफ देख रहे थे। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि गोहान ये सारी ही चीज़ें ब्रोली के बेटे को दिखा रहा था। गोहान यहाँ पर ब्रोली के बेटे से कहता है, ज़रा सा देखो वहाँ पर तुम्हारे फादर और मास्टर ये दोनों बिलियंस ऑफ डीमन के सामने खड़े हैं और अभी वो दो ही बचे हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो हज़ारों को तो हैंडल कर ही सकते हैं, पर हाँ इनकी संख्या लाखों में बिलियंस में है। तो फिर तुम्हें वाकई में लगता है तुम्हारे डैड और मास्टर मिलकर इतने डीमंस को हरा देंगे? इसका कोई चांस ही नहीं बनता। पर एक चीज़ को तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अब तुम्हारे डैड के स्टूडेंट की मौत होने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पिट रहा है। आखिर उसका नाम क्या है? शायद से मैंने उसे कहीं पे देखा है। हाँ, इसका नाम तो ज़ाइकॉर है। मैं इससे काफ़ी लंबे टाइम पहले मिल चुका हूँ। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो एकदम से तिलमिला उठता है। वो यहाँ पर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे डैड को और मेरे मास्टर को मेरी ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ वहाँ पर जाने दो। इस पॉइंट पर वो अपने आँखों में आंसू भी लिए हुए था, मतलब कि अब वो अपने डैड को और उसके मास्टर को वाकई में बचाना चाहता है। फिर गोहान अचानक से किसी साइकोपैथ की तरह हंसता है और कहता है, तो तुम्हें वाकई में लगता है वहाँ पर तुम्हारे जाने के बाद कुछ ना कुछ बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलने वाला, उल्टा चीज़ें बद से बदतर हो जाएगी। ठीक है चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ भी देता हूँ, पर हाँ उसके बाद अगर तुम्हारी और तुम्हारे फादर की वहाँ पर डेथ हो जाती है तो आखिर तुम्हारी मदर का होगा क्या? आखिर तुम्हारी मदर किसके लिए जिएगी? इस पॉइंट पर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम 100% मरोगे। अपने आप को देखो कितने ज़्यादा वीक हो तुम ग्रैंड प्रिंस के 25% का भी सामना नहीं कर सकते। तभी गोहान एकदम से शांत होता है और यहाँ पर वो उससे कहता है, देखो अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो अभी तुम्हारी डेथ हो जाएगी और चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी, पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने वाला हूँ। देखो अगर तुम मेरी सारी बातें सुनोगे, वैसे मेरी बातें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुम्हें बस मेरे लिए काम करना है इटर्निटी तक। तो फिर अगर तुम मेरी ये बात सुनोगे तो फिर मैं सीरियसली तुम्हें एक ऐसे लेवल की पावर दूंगा जिस पावर्स की मदद से तुम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तुम वहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन सारे डीमंस को चुटकियों में इरेज कर सकते हो। अपने मास्टर, अपने फादर और अपने फादर के उस स्टूडेंट, इन तीनों को ही सेकेंड्स में पूरी तरीके से हील कर सकते हो। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ होने वाली है जिस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा एक काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस लेता है और फिर वो कहता है,
ठीक है मिस्टर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, वो भी इटर्निटी तक। पर हाँ, आपको मुझे वो पावर्स देनी पड़ेंगी। और इस पॉइंट पर जो गोहान है वो कहता है मैं तुम्हें वो पावर्स दूंगा, पर हाँ उस पावर को अचीव करने के बाद तुम खुद कहीं पर भी आ जा पाओगे। और ये जो पावर होने वाली है, इस पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, पर स्टार्टिंग में तुम इसके एक छोटे से लेवल को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, मुझे तुम पर इतना तो भरोसा है। और फिर गोहान उसे थोड़ी सी पावर्स दे देता है, और ये जो उसे प्राइम पावर मिलने वाली है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है, और फिर जब वो वापस से अपनी आंखों को खोलता है तब वो बैटलफील्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो बैटलफील्ड के अंदर टेलीपोर्ट होता है, वो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन अपने आप को बचा नहीं पाता, उसने फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया ही था कि अचानक वहाँ पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाता है और वो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट की हेल्प करने लग जाता है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही डीमन मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। पर फिर भी ये जो डीमंस है, ये डीमंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पर डीमन किंग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो थोड़ा सा दूर जाता है और एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बनाता है और एकदम से चीखता है डिवाइन स्माइट। और जैसे ही वो ये चीज़ कहता है, एकदम से वहाँ पर जितने भी पावरफुल डीमंस थे वो एक एक कर एकदम से डिसअपियर होने लग जाते हैं। गोकू ने अभी भी रियलाइज़ नहीं करा था कि आखिर यहाँ पर किसकी प्रेजेंस आई है, और एकदम से ब्रोली का बेटा गोकू और ब्रोली इन दोनों की तरफ जाने लग जाता है। वो गोकू और ब्रोली इन दोनों को ही हील करने लग जाता है। फिर वो एकदम से गोकू और ब्रोली इन दोनों को ही हील करने लग जाता है। पर इस पॉइंट पर जो उसकी हीलिंग पावर्स थी उसके 1% से ही गोकू और ब्रोली ये दोनों पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो जाते हैं। यहाँ पर जो ब्रोली है और गोकू है उनके आजू बाजू से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ऑरा आ रहा था। उन्हें हील करने के बाद ब्रोली का बेटा एकदम से अपनी स्पीड दिखाता है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। गॉड ऑफ स्पीड भी उसे देख नहीं पाया, उसकी इस पॉइंट पर स्पीड इतनी ज़्यादा थी। वो एकदम से डीमन किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा एकदम से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे सीधा गोकू की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर गोकू उस डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और गोकू के साथ ब्रोली भी उसके ऊपर अपनी फुल पावर के साथ चार्ज कर देता है। इस पॉइंट पर डीमन किंग हो सकता है ब्रोली या फिर गोकू इन दोनों को ही 1v1 बैटल में हैंडल कर पाए, पर यहाँ पर ब्रोली और गोकू ये दोनों एक साथ है और यहाँ पर डीमन किंग का कोई भी चांस नहीं बनता। ब्रोली और गोकू उसे काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, काइंड ऑफ इरेज ही कर देते हैं। और यहाँ पर वो डीमन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अकेले 2 सुप्रीम गॉड्स के सामने नहीं टिक सकता। इस पॉइंट पर जैसे ही डीमन किंग का काम खत्म होता है वैसे ही सारे गॉड्स चैन की सांस लेते हैं, और फिर जो भी छोटे मोटे डीमंस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सारे गॉड्स को कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगता है। और फिर इसके बाद जो ब्रोली है वो इस बार अपने बेटे की तरफ देखता है। अभी तक यहाँ पर ब्रोली को अपने बेटे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था और वो यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि ये उसी का बेटा है या फिर नहीं। गोकू एकदम से कहता है ब्रोली तुम अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और एकदम से ब्रोली जाकर अपने बेटे को काफ़ी ज़ोर से हक करता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो वहाँ से जा ही रहा था कि ब्रोली का बेटा उन्हें एकदम से एक जगह पर खड़े रहने को कहता है, और यहाँ पर वो गोकू से कहता है मास्टर मेरे हिसाब से जो ओमनिशेंट सिटी है आपको उसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अभी ओमनिशेंट सिटी में काफ़ी सारे चेंजेस होने बाकी है, और अगर आप ओमनिशेंट सिटी को अपने हिसाब से हैंडल करोगे तो फिर ओमनिशेंट सिटी ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगी। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट्स की लोकेशन पर रूल करना चाहिए। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो कहता है हाँ आप इसके लायक हो। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो भी रियलाइज़ करता है कि अगर वो इन सारी चीज़ों को खुद हैंडल करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर ब्रोली अपने बेटे के पास आता है और उसके गर्दन के पीछे एकदम से पकड़ लेता है और कहता है तो अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो कहता है सबसे पहले हम जाएंगे प्लेनेट थडाला पर, आप और मॉम आप दोनों कुछ दिन प्लेनेट थडाला पर रहिएगा, और फिर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए। इस पॉइंट पर ब्रोली सवाल करता है कि आखिर वो काम कौन सा है। ब्रोली का बेटा कहता है डैड वैसे वो काम कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, पर हाँ मैं जब आपको बताऊंगा तब हमें प्लेनेट थडाला को छोड़कर भी एक काफ़ी अलग जगह पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमारी मुलाकात काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से होगी और हो सकता है वहाँ पर हमारी मुलाकात की फैन से भी हो जाए। फिर वो लोग सबसे पहले विजिट करते हैं प्लेनेट थडाला को। प्लेनेट थडाला एक ऐसी जगह है जहाँ से बिलोंग करती है ब्रोली की वाइफ और ब्रोली के बेटे की मॉम,
और यहाँ पर प्लांट सड़ाला एक सेम प्लांट होने की वजह से उन्हें वहाँ पर सेम लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाती है जो बाप और बेटे दोनों ने ही कभी देखी नहीं थी। उन्हें वहाँ पर जाए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट जब वहाँ पर ब्रोली का बेटा चीज़ों को समझता है और एक सेम लाइफ जीता है, एक हफ्ता जीने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो इन सारी चीज़ों में और आएगा, वो सारे मॉडल के साथ घुल मिल कर रहेगा, तो फिर हो सकता है कि जब वो एक गॉड बने तब उसे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े और वो उन लोगों के साथ मिक्स ना हो पाए। इस रीज़न की वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं रह सकता था, वो वहाँ के लोगों के साथ उस तरीके से घुल मिल नहीं सकता था। और उसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि ब्रोली का बेटा प्लेट सड़ाला को छोड़ देता है और चले जाता है ड्रिप रेल्म की ओर। ये एक ऐसा रेल्म होने वाला था जिसके बारे में उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। उसे ड्रिप रेल्म में एक लोकेशन मिलती है और वो लोकेशन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट वो जगह उसे कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था। वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पास पास तो थी, पर हाँ वहाँ पर शोर शराबा इतना था कि वहाँ पर शांति बिल्कुल भी नहीं थी और उसे शांति की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जब ब्रोली का बेटा ड्रिप रेल्म को घूमता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सेस के लोग आकर रहते हैं और अलग अलग यूनिवर्सेस से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो उनके यूनिवर्सेस के एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकते हैं या फिर उनका यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हो सकता है। यहाँ पर किसी और के लिए जगह है ही नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जिसके पास कोई और रास्ता नहीं है वही यहाँ पर रह सकते हैं। ये पूरी की पूरी जगह उसे इतनी ज़्यादा मॉडर्न लगती है, यहाँ की टेक्नोलॉजी एक ऐसे लेवल पर उसे देखने को मिल जाती है जो वो सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है।